जानते हो? कोई परिभाषा बता सकता है? ये लड़के या लड़कियों में से कोई भी ऐसा है जो परिभाषा बता सकता है कि व्याकरण क्या होता है? क्यों जी, किसी को पता है? बोलो हाँ या नहीं? नहीं पता है? चलो देखो, व्याकरण को तोड़े के क्या लिखा था? व्याकरण, ये व्याकरण मिला के व्याकरण बनता है। व्याकरण वह भाषा होती है इसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना या समझना आ जाता है। व्याकरण कोई वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना या समझना या लिखना आ जाता है। किसी भी भाषा का व्याकरण जो होता है उसके द्वारा आप क्या सीखते हैं? शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना या समझना। समझ गए? तो देखिए, जो साहित्य होता है, साहित्य का दो भाग हो जाता है, एक व्याकरण हो जाता है, ठीक है, और आपका दूसरे में क्या आ जाएगा? वो गद्य की विधाएं आ जाएंगी, पद्य की विधाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए, व्याकरण का जो मूल होता है, व्याकरण के कौशल क्या माने जाते हैं? क्या कौशल हैं? पता है कौन कौन? व्याकरण से पहले आप क्या सीखें? सुनना, पहले आप सुनना सीखते हैं, उसके बाद बोलना, सुनना, बोलना। तीसरा क्या है? पढ़ना या समझना। तीसरा क्या है? पढ़ना या समझना। भाई चार मांगने आए हैं हम, उनको कहाँ से देंगे? चार का गोदाम थोड़ी नहीं है। अगला क्या है? लिखना। समझ गए जी? क्या समझे? व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध सुनना, बोलना, पढ़ना या समझना और लिखना आ जाता है। देखो, स्टूडेंट का पहला काम क्या है? जो तुम लोग नहीं करते, क्यों? कहाँ करते हो? पहला काम क्या है आपका? व्याकरण पढ़ रहे हो अगर, या कोई किसी भी भाषा का, अंग्रेजी का, कन्नड़ा का, कोई भी जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसका व्याकरण जब आप पढ़ते हो, क्या उसका पहला काम क्या होता है? आप पहले सुनना सीखते हो। क्या टीचर बोल रहा है आपके और सीनियर जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पहला काम क्या है? सुनना, लिसनिंग करना, इंग्लिश में। दूसरा क्या है? बोलना। उसके द्वारा आपको शुद्ध शुद्ध बोलना आता है। कैसे आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हिंदी बोलते हैं, किसी शब्द का सही उच्चारण आप कैसे करें, कौन सिखाता है? ये व्याकरण सिखाता है आपको। उसका तीसरा बिंदु क्या है? पढ़ना या समझना। बोलना क्या बोलते हैं आप? कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या स्पीकिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? रीडिंग करना या अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? जब आपको कोई बुक दे दी जाए, न्यूज़पेपर दे दिया जाए, कहानी, कविताएं दे दी जाए, या आप पढ़ सको, ना पढ़ सको तो कम से कम उसको समझ तो सको। ना पढ़ने का मतलब क्या है? ज़्यादा अच्छे से ना उसका उच्चारण कर पाओ, लेकिन उसमें जो लिखा उसको आप समझ जाइए। इसलिए तीसरा बिंदु क्या है इसका? पढ़ना या समझना। आपको सही सही आ जाता है कैसे पढ़ा जाए या जो लिखा है उसको कैसे समझा जाए। अगला बिंदु क्या है? लिखना। व्याकरण के द्वारा आप शुद्ध शुद्ध लिखना भी जानते हैं, कैसे शुद्ध लिखा जाए, क्या किसी शब्द का शुद्ध लेखन क्या है, क्या उसमें शुद्धि है, क्या उसमें कमी है, ये लोग आप जानते हैं, इसलिए आप जानते हैं। देखिए, तो व्याकरण की ये प्रमुख कौशल माने जाते हैं। क्या है ये चारों? सुनना, बोलना, पढ़ना या समझना, लिखना व्याकरण के आधारभूत कौशल है, स्किल्स हैं। ग्रामर के क्या है? ग्रामर है या व्याकरण के कौशल। जब कभी आप कोई पूछेगा व्याकरण के कौशल क्या है, क्या बताओगे? सुनना, और लिखना, ये चारों क्या है? व्याकरण के कौशल हैं। समझ गए? अब चलिए आगे शुरू। आपको क्या पढ़ना है? इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है? समझ गए? सिर्फ आपको इसमें क्या किया गया? स्वर आप जान लीजिए क्या होता है, व्यंजन क्या होता है,
स्वरों के भेद कैसे होते हैं, मूल उनकी मूल संख्या क्या है, व्यंजन क्या होते हैं, यही आपको इतना समझना है। ठीक है, जितना डीप जाएगा उसका क्षेत्र उतना व्यापक होता जाएगा, इसलिए मूल बातें आप जान लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर और व्यंजन। वैसे मूलतः व्याकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? वर्ण विचार, शब्द विचार और अर्थ विचार। वर्ण विचार के अंदर लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अक्षर। ठीक है, शब्द विचार में शब्दों के अंतर्गत एक शब्द को तोड़ के कैसे क्या क्या उससे बनता है। अर्थ विचार के अंतर्गत किसी शब्द के अर्थ से किसी प्रकार से क्या क्या है हिंदी में देखने को आपको मिलता है। अब देखिए क्या शुरू करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, व्यंजन। देखिए पता है कितने स्वर होते हैं आपको? बताओ। और नहीं है तो अब देखो लिखे कितने जाते हैं? लिखे जाते हैं 13 स्वर हिंदी में। कौन कौन? क्या है? आप देखिए बैठ जाओ। इसमें समझने की बात क्या है, बहुत लोग हमने आपको देखा एग्जाम में आप लोग क्या कर रहे थे, ये मात्रा जो है ना कोई लड़का एक इधर से लगाएगा फिर इधर से लगा देगा। ये क्या है जी? ये रा का एक प्रकार होता है जो आप उधर से कर देते हो। रा भी पढ़ोगे, रा के प्रकार दिया है रा 4 प्रकार से यूज होता है, आगे बताएंगे आप। तो लोग ये जो मात्रा है लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से आगे इधर आती है। कई लड़कियां क्या कर रहे थे, मैंने देखा काफी चीज करते हुए, इधर से पहले वाले एक ऐसे लाए, दूसरी वाली इधर से लाए। इसको देख लो कैसे लगा है, किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों ऐसे बाएं तरफ से झुक के आए हैं ना, समझ गए? अब आ ई उ री ए ऐ ओ औ अ। ये दोनों स्वरों में नहीं गिने जाते। क्या हो जानते हो? क्या है? इसको बोलते हैं, ये जो चिन्ह है अनुस्वार तो ऊपर वाला बिंदु, ये क्या है? क्यों नहीं गिने जाते? क्योंकि ये सुनो, हाँ बता रहे हैं, ये जो है ना स्वरों के बाद आते हैं। ये स्वर आ आया है ना, आ के बाद बोल रहा है ना, और ये बोलो आ गया उसके बाद आ रहा है, स्वर के साथ नहीं आ रहा। इसलिए ये हिंदी बोले जाते हैं अयोग वाह, जो साथ होने पर भी साथ ना दे। जैसे इस कक्षा में बहुत से बच्चे यहाँ होने पर भी मेरे साथ नहीं है। कोई इधर बैठा है, वो सो रही है, ये इधर बात कर रहा है, ये सब अयोग वाह है कक्षा के। मेरे साथ होने पर भी मेरे साथ नहीं है। उसी तरह ये क्या है? अंग और अयोग वाह बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग के बाद ई आ रहा है, अंग आ के बाद आ रहा है ना, आ के बाद आ रहा है। इसलिए ये स्वरों के साथ होने पर भी स्वर जैसे प्रयोग नहीं होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अयोग वाह। अयोग शुद्ध देख कर लिखना, गलत मत लिखना। मैं तुम्हें कुछ और लिखूं, आप लोग कुछ और लिखो। क्या बोले जाते हैं? अयोग वाह। अब देखो मूलतः कितने होते हैं? ये
पूरी तरह से अगर आप देखो तो होते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर ये दोनों स्वरों के अंतर्गत गिने नहीं जाते क्योंकि ये अयोगवान है स्वर नहीं, इसलिए कितने हुए 11 आपको विचार में ही आया था ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम क्या ठीक करेंगे 11 13 नहीं माने जाते, समझ गए क्यों? क्योंकि अंक और आ अयोगवान है, ये ना तो व्यंजन है ना तो स्वर ही, समझ गए? इसलिए कितने स्वर माने जाते हैं 11। उन स्वरों में कौन नहीं गिना जाता है अन और आ, समझ गए ना? अब देखो इन स्वरों में जरा इनकी तरफ देखो, कोई अंतर दिख रहा है क्या इन पांचों में? कोई बता सकता है? इनमें मात्राएं नहीं लगी और जो इनके बगल लिखे गए उसमें देखो मात्रा लगी है, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो ये मात्रा है, ये मात्रा तो इसकी भी होती है पर इसमें कोई देखिए ये सिर्फ क्या है ह्रस्व या छोटा या लव, क्या बोलते हैं? ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा आ बड़ा आ, क्यों? इसमें देखो एक बड़े की आपकी मात्रा लगती है, ये छोटा ही ह्रस्व ही, समझ गए? या लव ये छोटा हो, ये री, री का एक संस्कृत में रूप चलता है, हिंदी में एक कम प्रयोग हो रहा है। जो संस्कृत में होता है ना बड़ा री यहाँ नीचे ऐसे लगा देते हैं, री और लिरी, समझ गए? इसलिए क्या है री और ये छोटा ए। कभी कभी देखो जो हम बोला कि इनको क्या बोलते हैं, जब टीचर कोई ऐसे पढ़ाता है बोल देता है छोटा ए लिखो, इसका मतलब छोटा ये लिखो, बोल दिए छोटा ऊ लिखो, क्या लिखोगे? छोटा ऊ। और बोल अगर कोई आप लिख रहे हैं कोई जिसे लिख रहे हैं क्या ऊंट, ऊंट पर आप छोटा ऊ लिखिए, टीचर आपको क्या बोलते हैं आप बड़ा ऊ लिखिए, बड़ा ऊ क्या लिखेंगे? ये वाला, समझ गए? अब देखो इसमें कौन कौन सा ह्रस्व है? छोटा ये आ ई ऊ री और ए, और इसके बाद कौन कौन से बचे हैं? आ ई ऊ आई ओ औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब क्या है? ये दोनों मिल करके किसी के साथ से बने हैं, जैसे इसको जब तोड़ेंगे आप ना आ और आ मिलकर के दो आ मिलकर के आ हो गए, दो ह्रस्व ई मिलकर क्या बन गए? ई धन ई बराबर बड़ी। उसी तरह से दो ह्रस्व मिलकर के बड़ा ऊ हो गए, समझ गए? इसके बाद इधर आओ, ये कैसे बनता है? आ धन ई, आ धन ई ए हो जाता है, समझ गए? और आ धन ए मिलकर आई हो जाता है। उसी तरह आ धन ऊ ओ हो जाता है, आ धन ओ औ हो जाता है, समझ गए? अब देखिए इसमें आपको एक चीज क्या बताना है कि इसकी मात्रा लगती है, मात्रा इधर ऊपर लिख रहे हैं, समझ रहे हो? देखो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती, इसमें है ही नहीं। इसकी क्या है? ये मात्रा है। इसकी क्या है? इसकी भी कोई मात्रा नहीं मानते। इसकी क्या है? ये मात्रा है, समझ गए? ई और ऊ को क्या बोलते हैं? छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है? अभी रा वाला जब पढ़ाएंगे आपको रा में कैसे लगता है, बहुत लड़के गलत लिख रहे हैं। आप इसकी छोटी मात्रा ऐसे लगती है इधर बाईं तरफ, और बड़े ऊ की दाईं तरफ, समझ गए? इसे क्या लिखना होगा आपको? रूप, रा कैसे रूप, बड़ा ऊ बोल रहा है ना, यहाँ आगे रा लिख देंगे, तो जैसे गुरु, रा छोटा बोल रहा है ना, वहाँ पर ये मात्रा लगेगी। इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे गुरु लिखना हुआ, गु रा हो गया ना, तो जब इसको इधर छोटी लगाएंगे, इधर घुमाते हैं, यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये हो गया छोटी। और क्या लिखना होगा? रूप लिखना होगा, रूप रा ऐसे इधर को आ जाता है, देखो इधर लेफ्ट में आया बाईं तरफ ना, और ये दाईं तरफ, समझ गए? और अब आगे देखो क्या है? री की मात्रा। री की मात्रा कैसे होती है? देखो नहीं, री की मात्रा, ए की मात्रा कभी कभी ऐसे, और इसमें भी कभी कभी ऐसे लग जाता है, ठीक है?
या कभी बड़े को ऐसे दिखाते हैं, छोटे में नहीं लगाते हैं, लेकिन छोटे वाले के लिए बड़े वाले के लिए 2। उसके बाद ओ की मात्रा, फिर आओ की मात्रा, ऐसे बाईं तरफ। आप लोग क्या करते हैं, दूसरा दाईं तरफ कर देते हैं, वो गलत है। उसके बाद क्या है, अं की मात्रा ऐसे लगती है, कोई है अक्षर उसकी पाई के ऊपर एक बिंदु लग जाता है अं, और आ कैसे कोई अक्षर है या शब्द है तो उसके बाद क्या लिख देंगे आ, ऐसे 2 चिन्ह बना देंगे। इस चिन्ह को क्या बोलते जानते हो, विसर्ग, विसर्ग चिन्ह। ये क्या है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और 2 चिन्ह होते हैं, आप लोग जानते हो कौन कौन से हैं। एक चिन्ह होता है हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या है, किसी शब्द के नीचे ऐसी तिरछी पाई लग जाती है, इसको बोलते हैं हलंत या हल चिन्ह। लिख दो हल चिन्ह, हल ला के नीचे थोड़ा खुद लगा, हल में भी हल की मात्रा लगी। हल चिन्ह, चिन्ह देखो कैसे लिखा जाएगा, हा लिखो, हा नहीं ना ऐसे लगेगा, ये शुद्ध है चिन्ह, देख रहे हो। अब नाम हा में ऐसे बना दो, हल चिन्ह या हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह, मैडम का कल शाम को आदेश आया कि वीडियो बना के आज डालिए, आज लास्ट डेट थी। पावरफुल पर्सन्स का आदेश ऐसे आता है, कल शाम को ग्रुप में मैसेज आया, वीडियो बना के डाल देंगे आज लास्ट डेट। जियो या मरो, करो या मरो, ये आप करके डालो या तो उधर अपने में जाएंगे। अब देखिए हलंत चिन्ह क्या होता है, कोई अक्षर, जैसे आप क्या लिखे हो, क्या लिखे हो ना, ये व्यंजन है, अभी आपको आगे बताएंगे, पहले आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। जब इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये बिना स्वर के है। प्रत्येक व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय, बोलते समय वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें का और आ छिपा है क्या, अब ये कैसे लिखा जाएगा, का धन आ, ठीक है। ठीक, अब देख, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, ये का बिना आ के था, बीच में आ जोड़ दो, या इसको अगर हमको आधा करना हो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके नीचे अगर आप ये चिन्ह लगा दिए, ये क्या हो गया, बिना स्वर के हो गया, ये मूल व्यंजन के रूप में आ गया, समझे। हलंत का यही होता है, जिस अक्षर के नीचे आ जाता है उसको बिना स्वर के बना देता है, वो मूल व्यंजन का रूप उसको दे देता है। कौन कौन चिन्ह देखें यहाँ पर, अनुस्वार, हलंत, 3 चिन्ह आप लोग देखें ना, नाम याद रहेगा, 2 जानते हैं, ये अनुस्वार, विसर्ग, ये हलंत, समझ गए ना। चलो अभी मैंने ये भी बताया कि ये इसमें ह्रस्व कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, बाकी दीर्घ स्वर की बात जब करेंगे आप कौन कौन, आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। अब देखो हम आ को क्या नहीं मानते हैं, स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यंजन माने जाते हैं। व्यंजन भी नहीं है क्योंकि स्वरों के पहले नहीं आते हैं, स्वरों के साथ नहीं आते हैं, इसलिए ना तो ये स्वर ही हैं ना तो ये व्यंजन ही है, इसलिए साथ होने पर भी ये साथ नहीं रहते हैं, इसलिए लोग क्या है दोनों अयोगवाह। कोई पूछे आपसे, आपके एग्जाम में आया था क्या है अयोगवाह क्या है, आया था क्या, ये कोई क्वेश्चन आया था इसमें से क्या है? कितने स्वर होते हैं टोटल, यही ना 11, और लोग 13 लगा देते हैं। आंशिक शब्द, अर्ध शब्द, आधा शब्द क्या माना जाता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो उनमें 13 शामिल है, पर मूल रूप से शुद्ध कितने हैं, 11। समझ गए। अब देखो इसमें एक बात और क्या ध्यान रखने की है
आपको पढ़ाया जाता है क्या, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक क्लुप्त स्वर होता है। क्लुप्त स्वर जान लो बस, नहीं तो ये कहोगे सर ने बताया ही नहीं। ह्रस्व स्वर मैंने आपको बता दिया ना, ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है जानते हो, जिसको बोलने में 1 सेकंड का समय लगे, जिसका उच्चारण करने में 1 सेकंड का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर, और जिसको उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगे अर्थात 2 सेकंड का, तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे क्या बोलते हैं आ, इतने में 2 सेकंड निकल जाएगा, कहीं बोल के देख लेना, यहाँ नहीं बाहर, समझे। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय 1 सेकंड का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और देखो जिसका अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन है, ये 2 3 4 5, इसको जब आप उच्चारण करेंगे ना क्या दिखेगा आपको, 1 सेकंड का समय आपके मुंह से लगेगा बोलते समय। अब देखो उसके बाद क्या है, ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगेगा या 2 सेकंड का समय लगेगा। जैसे बोलो आओ, जब आओ बोलोगे ना, आए बोलोगे 2 सेकंड हो जाएगा, बोल के देख लेना, यहाँ नहीं बाहर। अब देखो तीसरा स्वर कौन सा है जी, ह्रस्व दीर्घ मैंने बता दिया। तीसरा है क्लुप्त स्वर, जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है पर कभी कभी हिंदी में देखने को मिल जाता है। क्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। 3 गुना मतलब 3 गुना, ठीक है, 3 सेकंड का लगभग। जैसे क्या ओम, ओम जब बोलोगे ऐसे लिखा जाएगा, ओ, ये यही क्या है, ये क्लुप्त स्वर का चिन्ह है, ऐसे लगाया ओम, ऐसे बोलते नहीं है। जो ऋषि मुनि कभी कोई आस्था चैनल में आता है बाबा रामदेव, आप लोग कभी देखे हैं, कभी जाइएगा आस्था चैनल खोलिए, बाबा रामदेव बैठे रहते हैं क्या ओम ओम करते रहते हैं। जब देखना ना ये क्लुप्त स्वर है, ये कभी आप देखेंगे। जैसे उसमें एक आया था ना गधे और सियार वाले में, पाठ का क्या नाम था, गधा और सियार ना, और एक व्यक्ति की शंका था उसमें था ओ करके ना, तो क्या था वो क्लुप्त स्वर था, ऐसे लिखा था। तो क्या अपनी तकलीफ व्यक्त कर रहा था, पीड़ा, उसमें कौन स्वर आया, क्लुप्त स्वर, क्लुप्त था, ऐसे लिखा था। आधा स्वा ला में मिला रहेगा, ला में छोटी ऊ की मात्रा, उसके बाद ता आ जाएगा, समझे। ये रही कुछ मोटी मोटी बातें किसकी, स्वरों की। अब आगे देखिए क्या, व्यंजन। अच्छा, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर वे स्वतंत्र वर्ण होते हैं जो वाणी द्वारा, जिह्वा द्वारा, वागेंद्री द्वारा, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रगड़ के बोले जाते हैं। जब आप अपनी जिह्वा से वायु निकालते हैं स्वर के लिए, वो बिना किसी रगड़ के, बिना किसी आवाज के वो निकलते हैं, स्वतंत्र रूप से, कहीं जीभ आपकी ऊपर नीचे कहीं टच नहीं होती। लेकिन जब आप व्यंजन बोलेंगे क, च, जीभ कहीं न कहीं ऊपर ताल में, कंठ में कहीं कहीं रगड़ खाती है, ठीक है, घर्षण होता है ऊपर। इसलिए स्वर क्या बोले, स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा या वागिंद्री कहीं भी मुंह के अंदर स्पर्श नहीं करती है। ये क्या होते हैं, कभी परिभाषा स्वतंत्र वर्ण, किसी पर आश्रित नहीं है। आप आइए किसकी तरफ चलते हैं, व्यंजन। व्यंजन को जब तोड़ेंगे संधि एक होता है, संधि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो ना। व्यंजन को तोड़ेंगे व्यंजन, व्यंजन। अच्छा, इसके पहले कभी आपको बताया गया था, हाँ या नहीं, कोई नहीं बताया, कोई क्यों रिस्क लेना चाहेगा, और अपना दिमाग खपाएगा इसलिए चुपचाप आ यू पढ़ा के भागो, क्यों जी, इसलिए नहीं जानते हो। लेकिन अभी अच्छे जान जाओगे ना, आगे समस्या नहीं होगी। सुन रहे हो नहीं, चलो क्या है, व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन वे परतंत्र वर्ण है,
स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, आश्रित, जो किसी के ऊपर आश्रित हो, जो किसी का सहारा ले। व्यंजन वे परतंत्र वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा, जीभ, वागेंद्री मुंह के अंदर रगड़ खाती है, स्पर्श करती है। समझ गए? ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले नहीं जाते हैं। जैसे का में क्या आया? आ आया ना, का आ लास्ट में आया, हाँ बोल के देखो, हाँ आगे आ रहा है ना, क्या बोलो, क्या क्या आ रहा है ना। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले ही नहीं जाते हैं। समझे? अब देखो व्यंजन कौन कौन होते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे लिखना है ऐसे लिखना। का के बाद घा के बाद हुआ, उसके बाद च, ज, झ, फिर ये का, हा, का, हा, 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 ना, क्या है? ना। इसके बाद हाँ, 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 हाँ। अब देखो इन पांचों को क्या बोलते हैं जानते हो? वेरी नाइस। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पांचों आपस में एक साथ एक वर्ग बन जाता है। इसको मिलाओगे ना इससे, क्या बन गए? वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग ऐसे ही होता है मैथ में, नहीं सभी लोग समझे? नहीं समझे? ये देखो जो वर्ग आप बनाते हो स्क्वायर इसी शेप का होता है ना। इन पांचों को आपस में एक साथ लिखते हैं तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। ठीक है? इसीलिए इन पांचों को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। समझ गए? वर्गीय व्यंजन में कौन कौन है? ये और एक चीज देखिए, इसको बोलते हैं का वर्ग, छ वर्ग, ठ वर्ग, सुनो मेरी बात। ठ वर्ग। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये जानना है, कुछ लोग पता है कुछ को नहीं। जैसे वर्ग तो आप जान गए कौन कौन सा वर्ग है। कभी कभी जब बोला जाता है इस वर्ग का एक अक्षर लिखो ना, वहां समझ नहीं पाते क्या हुआ। ये क्या है? का वर्ग। ये क्या है? का वर्ग। जो ये पहला अक्षर है ना, इसी के नाम पर उसके वर्ग का नाम पड़ गया है। जैसे आपसे पूछा जाए का वर्ग में कितने अक्षर हैं? का वर्ग में 5 अक्षर है। अगर पूछे का वर्ग का चौथा अक्षर है क्या? घा है। घा। और ये क्या वर्ग में 4 अक्षर है? ये का वर्ग में टा ठा ढा ढा ड़ा। का वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। अब इसे पूछ लिया आपसे कभी कोई, ता वर्ग का तीसरा अक्षर बोलो। ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा हो गया, समझे? और पूछ ले पा वर्ग का अंतिम अक्षर मा। और एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, क्या जानते हो? जैसे कभी आपसे एक चीज ये पूछा जाए, क्या इन पांचों को क्या बोलते हैं? पता है? अनुनासिक।
इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचम मतलब पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर है ना, समझ गए। इनका उच्चारण किससे होता है? नाक से, ठीक है। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्गों के अंग पंचमाक्षर ऐसे लिखते हैं। पंचमाक्षर, पंचम में अक्षर जोड़ के पंचम आ इसमें आ गया पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ठीक है। अब देखो इसके बाद इधर इसको मिटा के लिख रहे हैं, ये मिटा दे लिख लिए ना, जो वर्ग वगैरह जिनसे मिटा रहा है। उसके बाद क्या था? पाखा बाबा के बाद या रा ला वा, या रा ला वा श हा या श हाँ भी कभी कभी बोलते हैं खटकोण या षटकोण, ऐसे, ठीक है। हाँ और एक होता है क्या? सरा भी होता है। सरा ऐसे लिखा जाता है, कैसे? यहाँ। और एक होते हैं द्विगुण व्यंजन, बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ऐसे लिखते हैं क्या? क्या है ये? क्या है? डा ढा डा ढा, डा है, ये क्या है? अड़ा है, चढ़ना। चढ़ना के नीचे क्या आ रहा है? ये बिंदु लगा, समझ गए जी। इन दोनों के नीचे देखो ये बिंदु नहीं लगा है ना, इन दोनों के नीचे क्या लगा? ये दोनों बिंदु लगने पर ये बोले जाते हैं द्विगुण व्यंजन। इसके अंदर दो तरह का गुण हो, ये बिंदु हटा दो, डा और ढा होकर बिंदु लगा दो तो अड़ा और ढा हो गई। चढ़ना, चढ़ना और ये बिंदु लगा है, कपड़ा, ठीक है। पेड़, समझे? इस तरह से टाइम हो गया क्या? अब देखो